गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा कुशवाहा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है हमारा। और ये है जो टॉपिक है वो है, हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं गैसेस लॉ, गैस के कौन कौन से नियम थे और उनको अनुगति सिद्धांत के से किस प्रकार से प्रूफ किया गया। फर्स्ट जो गैस का नियम है वो है बॉयल का नियम, यानी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स नियम हमारा क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दी गई गैस के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल सदैव क्या रहता है? एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। किस किस का? दाब और आयतन का गुणनफल, यानी कि PV इज इक्वल टू होता है नियतांक। ये क्या कहता है हमारा बॉयल का नियम, कि किसी भी स्थिर ताप पर किसी भी गैस के लिए दाब और आयतन का गुणनफल नियत रहता है। अब हम इसको अनुगति सिद्धांत के आधार पर प्रूफ करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस में हमने वहाँ पर अनुगति सिद्धांत से पढ़ा था कि अनुगति सिद्धांत के अनुसार P इक्वल टू जो दाब का मान हमने निकाला था वो दाब का मान आया था P इक्वल टू 1/3 mNV अपॉन V C बार स्क्वायर, जहाँ पर M क्या है? M है गैस के एक अणु का द्रव्यमान, N है गैस में अणुओं की संख्या, V क्या है? गैस का आयतन है, और C बार स्क्वायर क्या है? अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। तो ये अनुगति सिद्धांत के अनुसार P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 mN अपॉन V C बार स्क्वायर। अब हम इस सिद्धांत के अनुसार बॉयल के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से P इज इक्वल टू होता है 1/3 mN C बार स्क्वायर, क्योंकि बॉयल का नियम है जो स्थिर ताप के लिए होता है। तो यदि ताप है अगर हमारा स्थिर है तो प्रत्येक अणु की जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी हाफ m क्या होती है? गतिज ऊर्जा हाफ mV स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर V है जो क्या है? वर्ग माध्य मूल मान, तो इसलिए इस मान हो जाएगा हाफ MC बार स्क्वायर। यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी हाफ MC बार स्क्वायर, क्योंकि ताप स्थिर है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? स्थिर होगी। क्यों? क्योंकि जो अणु की गतिज ऊर्जा है वो उसके ताप पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो इसलिए ताप स्थिर है तो गतिज ऊर्जा भी स्थिर होगी। तो यानी कि ये जो है हमारा हाफ MC बार स्क्वायर, ये क्या होगा? स्थिर होगा। और N क्या है? अणुओं की संख्या जो स्थिरांक है, तो इसलिए PV इक्वल टू क्या होगा? स्थिरांक। और यही हमारा क्या कहता है? बॉयल का नियम, यानी अनुगति सिद्धांत से हम बॉयल के नियम की उत्पत्ति की है। तो बॉयल के नियम के अकॉर्डिंगली P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/V, यानी कि जैसे जैसे हम आयतन का मान बढ़ाएंगे दाब का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ता जाता है दाब का मान कम होता जाता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम हमारा क्या कहता है? इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी दी हुई गैस का जो आयतन है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T होता है। ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। हम अनुगति सिद्धांत से इस नियम की उत्पत्ति करेंगे। अनुगति सिद्धांत के अनुसार अनुगति सिद्धांत क्या कहता है? P इज इक्वल टू 1/3 mN अपॉन V C बार स्क्वायर। 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3। N यहाँ बार कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2 MC बार स्क्वायर। MC बार स्क्वायर हो गया, और यह यहाँ से हम V का मान निकाल लेंगे, यानी कि V का इधर और P इधर। तो V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3 N अपॉन P 1/2 MC बार स्क्वायर। हाफ MC बार स्क्वायर क्या होता है? गतिज ऊर्जा। तो हाफ गति ताप की जो गति की व्याख्या है उसके अनुसार हाफ MV बार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? KT। इसका मान KT होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? KT। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 N अपॉन P KT। क्योंकि हम चार्ल्स का जो नियम है वो स्थिर दाब के लिए, तो यदि दाब स्थिर है तो अगर दाब स्थिर है P स्थिर है तो 2/3 भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। तो यानी कि V जो होगा V होगा V इज प्रोपोर्शनल टू T। और यही हमारा क्या कहता है? चार्ल्स का नियम, कि जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ता है ताप का मान भी बढ़ता जाता है। तो ये हमारा था चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार
समान ताप तथा समान दाब पर, यानी कि ताप और दाब अगर किसी गैस के दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए समान हो, यानी समान ताप और समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन पर जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि यदि एक गैस के अणु की संख्या N1 है, दूसरे गैस के अणु की संख्या N2 है और उसमें उनके जो ताप, दाब और आयतन अगर समान है तो N1 बराबर, यानी अणुओं की संख्या उनमें क्या होगी, समान होगी। अब हम इसे भी अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रूफ करेंगे। तो अनुगति सिद्धांत के अनुसार, अनुगति सिद्धांत तो क्या कहता है हमारा, हम मान लेते हैं कि माना किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान m1, उसमें अणुओं की संख्या n1 और वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, c बार स्क्वायर है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 m1 n1 अपॉन v c1 बार स्क्वायर, जहाँ पर दाब और आयतन क्या लिए गए हैं, हम समान लिए गए हैं, इसलिए इनको pv लिखा है। तो pv इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m1 n1 c1 बार स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, यदि समान दाब और समान आयतन की एक अन्य गैस, यानी कि जिसके दाब और आयतन समान एक अन्य गैस लें जिसमें अणु की संख्या का द्रव्यमान क्या है, m2 है, अणु की संख्या क्या है, n2 है और वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, c2 बार स्क्वायर। तो pv इक्वल टू आ जाएगा 1/3 m2 n2 c2 बार स्क्वायर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से ये भी pv के बराबर, ये भी pv के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा m1 n1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 बार स्क्वायर। क्योंकि देखो बच्चों, ये माना गया है कि दोनों गैसों का जो है अगर ताप भी समान हो, आयतन और दाब तो है ही, यदि दोनों गैसों का ताप भी समान हो तो प्रत्येक अणु की जो माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। तो यदि ताप समान है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ m1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 c2 बार स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा m1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 बार स्क्वायर, यानी कि m1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 बार स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, समीकरण 3 से n1 बराबर n2। और यही हमारा अवोगाद्रो का नियम है कि समान ताप, दाब और आयतन पर एक गैस के अणुओं की संख्या दूसरे गैस के अणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टीशन प्रेशर। डाल्टन ने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार यदि किसी बर्तन में भरी अनेक गैसें परस्पर रासायनिक क्रिया न करती हों तो इन गैसों का जो सम्मिलित दाब है उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि इन्होंने कहा था कि मान लो कोई बर्तन है जिसमें अनेक गैस हैं, जो कई सारी गैसें, मान लो एक का दाब P1, दूसरी गैस का दाब P2, तीसरी का P3, ये सब आपस में रासायनिक क्रिया नहीं कर रही है। इस प्रकार से अनेक गैस हैं तो इस जो बर्तन के लिए पूरा जो सम्मिलित रूप से जो दाब होगा P, वो इन सभी के आंशिक दाबों के योग के बराबर, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले अभी इसमें एक बात आई है आंशिक दाब। तो आंशिक दाब क्या होता है वो देख लिए। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी बर्तन को किसी एक गैस से भरने पर बर्तन की दीवारों पर लगने वाला जो दाब होता है उस दाब को गैस का आंशिक दाब कहते हैं। जैसे ये बर्तन है, इसमें हम P1 कोई गैस लेकर चलते हैं, इस P1 गैस के कारण इसकी दीवारों पर लगने वाला जो इस दाब है उसे क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। P2 के कारण इसकी दीवारों पर लगने वाला दाब P2 का आंशिक दाब, P3 के कारण इसकी दीवारों पर लगने वाला दाब P3 का आंशिक दाब। अब हम इसको से प्रूफ करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को ही अनुगति सिद्धांत के अनुसार। तो उसके लिए पहले हम मानेंगे कि माना कि किसी बर्तन में कई गैसें भरी हुई हैं जिनका आंशिक दाब क्या है, P1 P2 P3 अप टू सो ऑन है, और ये उस बर्तन का जो आयतन है वो क्या है, V है। तो ये हम मानकर चलते हैं। तो मान लीजिए कि आंशिक दाब P1 की गैस का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m1, उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, n1, और माध्य मूल वेग कितना है, c1 बाय स्क्वायर है। तो यदि और आंशिक दाब P2 की गैस में द्रव्यमान क्या है, m2 है,
अणुक संख्या N2 वर्ग माध्य उन्माद C2²। इसी प्रकार से और सभी गैसों में भी P3 में और अप टू सोन Pn में। तो अनुगति सिद्धांत के अनुसार अनुगति सिद्धांत हमारा क्या कहता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc/²। तो यानी कि P1 दाब के लिए हम बात करें, P1V आयतन सभी के लिए बराबर है क्योंकि बर्तन से सभी के लिए समान है। तो P1V इक्वल टू 1/3 m1n1c1/², P2V इक्वल टू 1/3 m2n2c2/² अप टू सो ऑन। इसी प्रकार से और सभी। तो इन सभी समीकरणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, इन सभी में से क्या आएगा, V कॉमन आ जाएगा। तो P1 + P2 + अप टू सो ऑन V कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार RHS में 1/3 कॉमन आ जाएगा। तो ये अंदर बचेगा m1n1c1/² + m2n2c2/² + अप टू सो ऑन। चूँकि जो ताप है वो क्या माना गया है, स्थिर है, इसलिए सभी गैसों की माध्य गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, आपस में समान होगी। यानी कि ½ m1c1/² इज इक्वल टू ½ m2c2/² इज इक्वल टू ½ m3c3/²। इसको हमने किसके मान लिया, ½ mc/² मान लिया। तो यानी P1 P2 P3 अप टू सो ऑन इंटू V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mc1/² क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। उसको क्या मान लेंगे, mc/², क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। अंदर बचेगा N1 + N2 + अप टू सो ऑन। तो यानी मिश्रण में जो कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, N1 + N2 + अप टू सो ऑन, क्योंकि P1 की गैस की अणुक संख्या N1, P2 गैस की अणुक संख्या N2। तो इस प्रकार से सभी गैसों की कुल अणुओं की जो संख्या होगी मिश्रण वो क्या होगी, N1 + N2 + अप टू सो ऑन। तो तथा मिश्रण का जो द्रव्यमान है वो क्या मान लिया, m, और वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, c/²। तो अनुगति सिद्धांत से गैसों के मिश्रण का जो सम्मिलित दाब होगा, अभी तक तो हम अलग अलग गैसों के लिए निकाले था, उस पूरे मिश्रण का जो सम्मिलित दाब होगा वो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3, उसमें अणुक संख्या N1 + N2 + अप टू सो ऑन mc/²। अब इस समीकरण 4 और इस समीकरण 5 की हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं। तो हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे, देखो RHS इसमें बराबर है, V का मान ये है, यानी कि ये बचा, ये किसका मान है, P का, यानी कि P इक्वल टू क्या होगा, P1 + P2 + P3 अप टू सो ऑन। और यही क्या हमारा कहता है, आंशिक दाब का नियम है। तो यहाँ पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम प्रूफ हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है ग्राम्स का लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो यानी कि ग्राम का विसरण का नियम, कि ग्राम का देखो विसरण का नियम क्या था। इस नियम के अनुसार गैस के जो विसरण की दर है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो गैस है, गैस का जो विसरित होता है, जिस दर से टाइम के अकॉर्डिंग जिस दर से डिफ्यूज़न होता है उसका, वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विसरण की दर इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। ये ρ क्या है, इस गैस का घनत्व है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे वही अनुगति सिद्धांत के अनुसार। तो अनुगति सिद्धांत के अनुसार अनुगति सिद्धांत हमारा क्या कहता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc/²। तो यहाँ से c/² का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3PV/mn। चूँकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस गैस का द्रव्यमान क्या है, mn, और आयतन क्या है, V। तो ये हो गया mn/V। तो ρ का मान इस वाली समीकरण में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c/² इक्वल टू 3P, और mn/V की जगह क्या हो जाएगा, ρ, यानी कि हो जाएगा हमारे पास c/² इक्वल टू 3P/ρ। वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, वर्गमूल लेने पर √ का c/² इक्वल टू हो जाएगा √3P/ρ। यदि दाब क्या हो, स्थिर हो, तो स्थिर दाब के लिए किसके प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, रूट के लिए। और ये क्या है, औसत वर्ग। चूँकि औसत वर्ग तो वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होता है, और विसरण की दर किसके समानुपाती होती है, औसत वेग के। तो ये भी किसके समानुपाती होगा, विसरण की दर के। तो विसरण की दर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, √1/ρ। और यही ग्राम का विसरण का नियम है। तो अनुगति सिद्धांत के अनुसार हमने ग्राम के विसरण के नियम को भी प्रूव कर दिया। अब है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, और दोबारा से एक बार अच्छी तरह से समझ लिए ब्राउनियन गति क्या होती है। ब्राउनियन मोशन
इंट्रोडक्शन। गैस में अणु अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में इधर उधर गति करते रहते हैं। अणुओं की इसी गति को ब्रायन गति कहते हैं। यानी गैस के जो अणु हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये जब ये किसी से टक्कर करते हैं दूसरे अणुओं से, तो इनकी दिशा और वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जिगजैग गति करते हैं। तो वो अणुओं की जो यही गति होती है, इसी को क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। ये जो गति होती है ये अनवरत होती है, यानी लगातार चलती रहती है, पूर्णतः यादृच्छिक होती है और एक अनियमित गति होती है, यानी इसका कोई फिक्स गति नहीं होती है ये। यानी कोई भी दो कण एक समान गति नहीं करते हैं, अर्थात द्रव की धाराएं यह गति नहीं दर्शाती। क्यों? क्योंकि द्रव की धाराएं वो समान गति करती हैं इस प्रकार से। लेकिन जो ये ब्राउनियन गति है ये कोई भी दो कण है जो समान नहीं दर्शाते। कोई इस प्रकार से गति कर रहा है, कोई इस प्रकार से गति कर रहा है, कोई ऐसे गति कर रहा है। तो इस वजह से ये जो ब्राउनियन गति करने वाले कण है ये एक समान गति नहीं दर्शाते। इसलिए जो द्रव की धाराएं हैं उनको वो ब्राउनियन गति नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एक समान गति दर्शाती हैं। जो छोटे कण होते हैं वो अधिक तेजी से गति करते हैं, इसलिए इनकी गति अधिक आकर्षित होती है। जो छोटे कण होते हैं वो जल्दी जल्दी गति करते हैं, तो इसलिए इनकी जो गति होती है वो अधिक आकर्षित होती है। जब ताप में वृद्धि होती है, यानी कि जब हम किसी गैस के ताप में वृद्धि करते हैं तो वो जो कण होते हैं उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने की वजह से उनकी गति की तीव्रता भी बढ़ जाती है, यानी वो जल्दी जल्दी गति करते हैं। ताप में वृद्धि करने पर उनकी गति की तीव्रता भी बढ़ जाती है। और ये जो कण होते हैं इस गैस के सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करें, वाई में करें या जेड में करें, किसी भी डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और ब्राउनियन गति पर बाह्य प्रभाव से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बाहर के बर्तन के बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उससे इस ब्राउनियन गति पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास था ब्राउनियन गति और गैस के कुछ नियम थे, और हमने अनुगति सिद्धांत के आधार पर उन नियमों को प्रूफ कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको नियम समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।